क्या मुफ्त का राशन, मुफ्त की बिजली और मुफ्त के पैसे हमें आलसी बना रहे हैं? क्या राजनीतिक दल वोट बटोरने के लिए देश की तिजोरी खाली कर रहे हैं? आज देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने नेताओं की इन मुफ्त की रेवड़ियों पर ऐसा प्रहार किया है जिससे पूरी राजनीति में हड़कंप मच गया है। मुफ्त की रेवड़ियों यानी फ्रीबीज पर चल रही सियासी और कानूनी जंग अब अपने चरम पर है। सुप्रीम कोर्ट ने जो सख्त रुख अपनाया है वो आने वाले चुनावों की दिशा बदल सकता है। लगता है तो है कि सुप्रीम कोर्ट ने लोक कल्याण और मुफ्तखोरी के बीच एक रेखा खींचने का मन बना लिया है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस साल जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उनके लिए कोई सुप्रीम आदेश आ जाए। वैसे भी इस साल चुनावी राज्यों में केवल असम ही है जहां बीजेपी शासन में है, बाकी सब राज्यों में कांग्रेस नंबर 2 की रेस में भी नहीं है और गैर बीजेपी पार्टियों का डोमिनेंस होना है। अगले कुछ महीनों में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम, पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। यही समय होता है जब सरकारों से लोगों को कुछ मिलता है। आजकल तो सीधे कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर हजारों में कैश अकाउंट में आता है। पूरा ध्यान रहता है कि महिलाओं के हाथ में कैश पहुंचे। तमिलनाडु में स्टालिन की सरकार ने 5,000 कैश देना शुरू भी कर दिया और कोई लैपटॉप भी देगा, साइकिल भी और न जाने क्या क्या। जिस पार्टी की सत्ता होती है उसके पास देने का मौका सरकारी खजाने से होता है। जो सत्ता में नहीं रहता वो सिर्फ वादे दे सकता है कि सत्ता में आएंगे तो ये देंगे वो देंगे। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच एक जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए बैठी थी। जन याचिका भी तमिलनाडु में फ्री बिजली देने के प्रस्ताव के खिलाफ बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने लगाई थी। महिलाओं को 5-5 हजार देने के साथ तमिलनाडु में स्टालिन सरकार ने सभी को, चाहे अमीर हो गरीब हो, बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया। उसी के विरोध में अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की चुनाव से पहले तर्कहीन यानी इर्रेशनल फ्रीबीज का वादा करने वाली पार्टियों का चुनाव चिन्ह जब्त किया जाए या उन्हें डी रजिस्टर्ड कर दिया जाए। बीजेपी पहले इसे रेवड़ी कल्चर कहती थी, लेकिन चुनाव जीतने के लिए अब वो भी उपहार देने वालों में शामिल है। अश्विनी उपाध्याय कोर्ट के सामने कई ऐसे मामले लाते हैं जो पार्टी के लाइन से मेल नहीं खाती। वो वकील के तौर पर देश हित में ऐसे मामले उठाते हैं। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने तमिलनाडु सरकार के वकील गोपाल सुब्रमण्यम को सुनाया कि अगर सुबह से शाम तक मुफ्त खाना, मुफ्त साइकिल और मुफ्त बिजली मिलेगी तो काम कौन करेगा? इससे देश में पैरासाइट्स पर जीवी की संस्कृति पनप रही है। अंधाधुंध मुफ्त सुविधाएं देने से देश के दीर्घकालिक आर्थिक विकास को भारी नुकसान होगा। चीफ जस्टिस ने चिंता जताई कि ज्यादातर राज्य राजस्व घाटे यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट में हैं, फिर भी विकास की बजाय मुफ्त योजनाओं पर पैसा लुटा रहे हैं। सक्षम और असक्षम के बीच फर्क किए बिना सबको मुफ्त लाभ देना लोक कल्याण नहीं बल्कि तुष्टीकरण है। ये हैरानी भी जताई गई कि चुनाव से ठीक पहले ही कैश ट्रांसफर जैसी स्कीमें अचानक क्यों प्रकट हो जाती हैं। चीफ जस्टिस की बेंच ने फिलहाल ये सब कहा है, लेकिन कोई फाइनल ऑर्डर नहीं सुनाया है। मार्च में डिटेल सुनवाई होगी। रेवड़ी कल्चर, फ्रीबीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहली बार लड़ाई नहीं की जा रही। ये मामला तमिलनाडु से शुरू होकर फिर तमिलनाडु पर आ पहुंचा। 2013 में डीएमके और एआईडीएमके ने चुनाव के दौरान मुफ्त रंगीन टीवी, मिक्सर ग्राइंडर, लैपटॉप बांटने के वादे किए थे। वकील सुब्रमण्यम ने इसे चुनौती देते हुए कहा था कि ये टैक्स पेयर्स के पैसे का दुरुपयोग है और चुनाव जीतने के लिए रिश्वत जैसा है। तब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस पी सदाशिवम और जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच ने फैसला सुनाया था कि पार्टियों के मैनिफेस्टो में किए गए वादे भ्रष्ट आचरण की कैटेगरी में नहीं आते। उसी फैसले के बाद पूरे देश में मुफ्त रेवड़ियों का चलन बढ़ा। पार्टियों को कानूनी कवच मिल गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2022 में माना कि 2013 के फैसले पर पुनर्विचार की जरूरत है, इसलिए मामला 3 न्यायाधीशों की बेंच के पास भेजा गया। हालांकि इस बार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड कड़ा दिख रहा है। सीजे सूर्यकांत की बेंच ने साफ कर दिया कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर एक विशेषज्ञ समिति बनाने पर विचार कर रहा है जो ये तय करेगा कि कल्याण और मुफ्तखोरी के बीच की कानूनी सीमा क्या होनी चाहिए। अब तमिलनाडु फिर से चर्चा में है क्योंकि राज्य की बिजली कंपनी तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारी घाटे में है। फिर भी राज्य में मुफ्त बिजली की योजनाएं जारी हैं। तमिलनाडु सरकार ने कहा कि ये मुफ्त उपहार नहीं बल्कि सामाजिक कल्याण है। मुफ्त बस यात्रा या बिजली देने से गरीब परिवारों की बचत बढ़ती है, जिससे वो अपने बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च कर पाते हैं। जो लोग मुफ्त सुविधाएं पाते हैं वो आर्थिक रूप से सशक्त होकर टैक्स पेयर बनते हैं, जिससे राज्य का ही भला होता है। इसे रेवड़ी कहना अपमानजनक है। कोर्ट ने कहा कि जब राज्य की
बिजली वितरण कंपनियां हजारों करोड़ के कर्ज में डूबी हुई हैं, तब भी मुफ्त बिजली देना आर्थिक रूप से आत्मघाती है। केंद्र सरकार ने मुफ्त बिजली देने का विरोध करते हुए तमिलनाडु की बिजली कंपनी का डेटा पेश कर दिया। कहा कि कुल कर्ज का बोझ 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो गया है, फिर भी मुफ्त बिजली देना गैर जिम्मेदाराना और बिजली संकट का कारण बन सकता है। क्या चुनाव आयोग सो रहा है? नहीं, लेकिन बेबस नियमों से उसके हाथ बंधे हैं। एमसीसी के तहत पार्टियों को केवल ये बताना होता है कि वो अपने वादों के लिए पैसा कहां से लाएंगे। चुनाव आयोग के पास किसी भी पार्टी को मुफ्त वादे करने से रोकना या उनका रजिस्ट्रेशन रद्द करने की शक्ति नहीं है। वैसे भी पार्टियां तो कुछ देती नहीं हैं, जो देती हैं चुनाव से पहले जनता के कल्याण के लिए सरकारें देती हैं। सरकारी लेन देन के मामले में चुनाव आयोग बेबस है। देखिए उन राज्यों को जहां चुनाव से ठीक पहले पैसों की बरसात हुई। बिहार विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 10,000 रुपए का डायरेक्ट कैश ट्रांसफर चर्चा और विवादों में रहा। जनसुराज पार्टी ने इसे घूस बताते हुए चुनाव के बाद सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई से मना करते हुए पटना हाईकोर्ट जाने के लिए कह दिया। नीतीश सरकार ने महिलाओं को 10-10 हजार दिए और प्रचंड बहुमत से जीत गए। ऐसे ही महाराष्ट्र और झारखंड में भी बीजेपी और जेएमएम सरकारों ने वापसी कर ली महिलाओं को कैश देकर। आपका कोर्ट कचहरी के इस एपिसोड पर क्या कुछ कहना है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें। जाति कैसे काम करती है मैंने बहुत अच्छे से इसको समझाया। जैसे एक एग्जांपल दे दूं, जब तक इस देश में जाति जनगणना की मांग हो रही थी ना, तो इस देश के राइट विंग के दक्षिणपंथी बुद्धिजीवी कहते थे अंग्रेजों ने जाति गिन करके जातिवादी बना दिया इस देश को। मैंने चैप्टर लिखा है कि अंग्रेज जब आए होंगे तो उन्होंने पाया होगा कि यहाँ कोई मनु नहीं है, कोई मनुस्मृति नहीं है। पहले उन्होंने एक मनु को पैदा किया, फिर उससे मनुस्मृति लिखवाई, वर्ण व्यवस्था बनाई, और फिर भी एक थाली में सब खाते थे। ऐसा तो नहीं था ना, इस देश में जातिवाद पहले से ही था। डॉक्टर को आप कैसे कह सकते हो कि आप डॉक्टर के पास गए और आपने कह दिया कि डॉक्टर बोल रहा है कि लीवर तो खत्म है भाई साहब, और आप लड़ जाओ कि तूने खत्म कर दिया? नहीं साहब, वो तो जांच करके बता दिया, आप उसकी दवा करो। एक बात, जाति एक ऐसी चीज है, या इवन मैं जेंडर को भी बराबर उसमें हमेशा रखता हूं। हमने अपने देश के युवाओं को ट्रेनिंग देने का कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया। हमारे देश में गांव का भोजपुरी का गाना ले लीजिए या पंजाबी गाने ले लीजिए, क्लब में बजने वाले गाने ले लीजिए या सिनेमा में, 99% गाने महिला विरोधी होते हैं और महिलाएं पुरुष सब थिरकते हैं। और फिर आप समाज में जाके कहोगे कि जेंडर इक्वलिटी आ जाए। तो सोसाइटी ने देखा ही नहीं कि आपकी किस चीज का असर समाज पर क्या हो रहा था। आपके समाज में जातिवाद था, दिख नहीं रहा था। खाना बनाने वाली महिला अगर दलित थी तो छोटे छोटे बच्चों ने खाना खाने से मना कर दिया। उनको किसने सिखाया था कि जाति क्या होती है? उनके घर ने। आप अपने घर में अपने बच्चों को यह समझाएंगे कि मेरी जाति अच्छी, या दूसरे के पास पहले से ही मिल रहा है उसकी जाति के नाम पर गाली मिल रही? इसका इस देश ने मैकेनिज्म नहीं डेवलप किया कि हम कास्ट न्यूट्रल या जेंडर न्यूट्रल बनाएंगे कैसे। इसलिए वो दिखता है।